फाइन। तो स्टूडेंट, एज यूजुअल आज क्लास में हम लोग 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, विल डिस्कस अबाउट द 4 टॉपिक्स। पहला टॉपिक होगा 189, ए कम्प्रिहेंसिव व्यू अबाउट सेडिशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखो, सेडिशन जो है कितना कंट्रोवर्सी है इस पर। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जो लगता है, कन्हैया कुमार के ऊपर भी लगा था ये। तो ये तो शुरू से रहा है। इनफैक्ट जो सबसे पहले जो शख्सियत थे जो सेडिशन के अंदर जिनको अरेस्ट किया गया, वो खुद बाल गंगाधर तिलक थे, बीजी तिलक थे। तो जो इतने बड़े फ्रीडम फाइटर को सेडिशन लॉ है ना के तहत अरेस्ट कर लिया गया, वो तो विवादित होगा ही। जो इसका जो बुनियादी ढांचा जो खींचा गया था, यानी कि जो सेडिशन लॉ बनाया गया था उस समय, तो इसलिए ताकि इंडिपेंडेंट मूवमेंट खड़ा ना हो पाए, यानी कि ठीक से स्टार्ट ना हो पाए, उसको कटल किया जाए। तो जब भारत आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में संविधान का रचना हो रहा था, तो उस समय भी डिबेट हुआ था, क्या हम ऐसा लॉ को रहने दें, ऐसा कानून व्यवस्था को रहने दें। तो डिबेट हुआ था, बट उसके बावजूद भी हमने रहने दिया क्योंकि स्थिति ठीक नहीं था, अभिव्यक्त सेपरेटिस्ट टेंडेंसी था ये उस समय, तो हम रहने दिए। बट आज़ादी के बाद भी 75 साल का जो हमारा यात्रा है, उसमें हर एक सरकार, जितने भी गवर्नमेंट आए हैं, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या फिर अन्य गवर्नमेंट हो, ये विवादित रहा ही रहा है। अभी देखो मोदी जी के रिजिम में भी ये विवादित ही है। इसमें सबसे बड़ा लूफॉल्स क्या है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अरेस्ट तो कर लिया अच्छा खासा, बट कन्विक्शन रेट बहुत कम है। कन्विक्शन रेट समझते हो, जो दोषी पाया गया वो बहुत कम है, बात समझे। और पिछले साल का मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसमें कह दिया गया था ना कि जितने भी FIR वगैरह हुआ सब सस्पेंड कर दो, एवरीथिंग मस्ट बी सस्पेंडेड। तो पिछले बार भी स्टे लगवा दिया था, क्योंकि उनको भी लगा कि ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो गलत तरीके से यूज़ कर रहा है इसको। तो फिर गवर्नमेंट ने भी बहुत सीरियस थॉट किया इसके ऊपर, सीरियस सोचा, और सोचने के बाद फिर लॉ कमीशन ने अभी रिकमेंडेशन दिया है। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है। यू नो डैट लॉ कमीशन परमानेंट बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। समझ गए ना। ये रिकमेंडेशन देता है कौन सा लॉ होना चाहिए, कौन सा लॉ नहीं होना चाहिए। तो इस लॉ कमीशन ने सरप्राइजिंगली कहा है कि सेडिशन होना बहुत ज़रूरी है, बट विथ एडिशनल सेफगार्ड के साथ, ताकि कोई सही आदमी को गलत तरीके से पकड़ के सेडिशन के अंदर जेल में नहीं डाला जा सके। बात समझ गए ना। तो बहुत बड़ा विषय है ये स्टूडेंट। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू अबाउट सेडिशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। उसका देखेगा 190। देखो सभी एडिटोरियल्स बहुत तगड़ा एडिटोरियल्स है। इसमें हम समझेंगे कि हमारा ये 7 साल में 2015 से लेके 2022, हाँ, और अभी 23 चल रहा है, यानी कि ये 7-8 साल में कौन सा प्रोडक्ट बेटर गया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, और कौन सा प्रोडक्ट नीचे गया है, क्यों गया है, इसके पीछे क्या रीजन है। जैसे एग्जांपल देखो, फार्मास्यूटिकल्स। अब इंडिया का तो दुनिया का सबसे बड़ा है ना, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है भारत को, मगर तुम यदि शेयर देखोगे तो 2 से 3% शेयर तो बहुत कम है। और रिसेंट टाइम में ये शेयर और घटा है। जहाँ तक सवाल है तुम्हारा अपैरल सेक्टर में, तो वो भी कम हुआ है। बांग्लादेश और वियतनाम हमसे आगे है, चाइना तो बहुत ज़्यादा आगे है। तो कौन सा चीज़ आगे गया। जैसे मशीनरी सेक्टर हमारा ग्रोथ किया है, बट ग्रोथ किया है ठीक है, कंपेरेटिव बेसिस पे ग्रोथ किया है। 2015 के कंपेयर में 2022 में अच्छा ग्रोथ हुआ है, बट यदि ओवरऑल देखेंगे वर्ल्ड के हिसाब से तो बहुत कम ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये भी एक कम्प्रिहेंसिव एडिटोरियल है स्टूडेंट, बात समझे। उसका देखो जेनेरिक मेडिसिन कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताओ। जेनेरिक मेडिसिन, अब देखो कभी भी कोई भी ड्रग्स, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, कोई भी इन्वेंट करता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपना लगा देता है 20 साल के लिए। हम जानते हो ना, 20 ईयर्स के लिए लगता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द 20 ईयर्स, उसके बाद वो ड्रग्स बनाया जा सकता है, कोई भी ड्रग्स बना सकता है उसको। तो उसके बाद बनने का प्रोसेस 2 है, या तो एक जेनेरिक मेडिसिन बन सकता है या फिर ब्रांड नेम से भी बन सकता है। तो यहाँ पे सवाल है जेनेरिक मेडिसिन को लेके। तो जो हमारे DGTO यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ से रिलेटेड जो भी ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल है वो डॉक्टर लोग जेनेरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें कंपलसरी। बट इशू और भी बड़ा है, इतना आसान नहीं है कि ऑर्डर दे देना कि जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो। अरे जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी एस्पेक्ट। क्वालिटी जानते हो ना, भारत का जो मेडिसिन का जो क्वालिटी है, गाम्बिया में क्या हुआ था, कजाकिस्तान में क्या हुआ कफ सिरप को लेके, तो इशू तो है, बड़ा इशू है ये, समझे, सभी चीज़ समझेंगे।
यानी कि जेनरिक मेडिसिन, इसमें जो सबसे बड़ा जो इशू है वो बाय इक्विवेलेंस और स्टेबिलिटी का है। तो ये दो शब्द क्या है इस एडिटोरियल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हो ना। एंड 192 देखो कितना टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है, ये टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, शिफ्ट। अब मिडल ईस्ट में पूरा गणित चेंज हो रहा है। कभी मिडल ईस्ट में सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कितना खतरनाक नेक्सस था, अभी देखो ईरान और सऊदी अरब जो कभी एक साथ नहीं आ सकते वो भी एक साथ आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना। चाइना मीडिएटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे पहले हमने देखा था इजराइल कैसे तुम्हारा अब्राहम अकॉर्ड के अंडर यूएई के साथ गया, उससे पहले बहरीन के साथ गया है जो कि ब्रोकर किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो अभी का जो स्थिति है मिडल ईस्ट का बहुत डिफरेंट है, जो सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसा हो सकता है क्या। ईरान और सऊदी अरब एक साथ आना अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है, सही बोले ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा क्योंकि हमें मतलब है भारत से कि बाहर क्या घटना घट रहा है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा भारत पे, समझ गए ना। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 189 जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्ट्रीज and department of the government, pressure groups and formal informal associations and their role in the polity। ये हिंदू पेपर में आया था 8 जून को, ठीक है। मैटर मैं समझा दिया हूँ ब्रीफली। मैटर क्या है, सेडिशन लॉ को लेके है। सेडिशन जानते हो है ना, सेक्शन 124A आईपीसी का। अच्छा, आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। आईपीसी में पनिशमेंट कितना धारा लगेगा उसको, यानी कितना साल का उसको कारावास होगा, जेल होगा। और सीआरपीसी का मतलब क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए गिरफ्तार करने के लिए या पनिश करने के लिए। देयर इज डिफरेंस, बात समझ गए ना। तो हम जो बात कर रहे हैं वो आईपीसी का बात कर रहे हैं, इंडियन पेनल कोड का बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो लॉ कमीशन, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं जुलाई 2022 में, मई 2022 में, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जितने भी अभी केसेस है सेडिशंस को लेके वो सबको एबियंस कर दो, यानी कि सबको सस्पेंड कर दो, अभी कुछ नहीं होने वाला इस पर। तो गवर्नमेंट ने भी समझा इस चीज़ को और गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन से बोला कि ठीक है अब देखिए क्या सेडिशन वाला जो चीज़ है क्या वो हटाया जा सकता है या फिर उसको रिटेन करना है। तो उस आधार पे लॉ कमीशन ने कहा कि नो, सेडिशन वाला चीज़ होना चाहिए। सेडिशन समझ रहे हो ना, यदि कोई भी देश के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलता है, तो मैं बताऊँगा मैं गवर्नमेंट क्यों बोल रहा हूँ थोड़ी देर में बताऊँ, क्योंकि जो लॉ बनाया गया उसमें गवर्नमेंट लिखा गया है, मगर लोकतंत्र में गवर्नमेंट वाला वर्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए भी क्रिटिक्स कहते हैं कि गवर्नमेंट वर्ड हटा के स्टेट लिखना चाहिए वहाँ पे। बात समझ में आ गया ना। तो अब ये समझो, यानी कि अभी के हिसाब समझो कि यदि कोई भी देश के विरोध में कुछ बोलता है, देश के विरोध में कुछ गलत करता है, इसके वजह से तुम्हारा देश का जो सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर है, यदि उसमें कोई दिक्कत होता है तो उसको जेल में डाला जा सकता है, ठीक है। मिनिमम अभी तक क्या है प्रिस्क्रिप्शन है, मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम तुम्हारा लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकता है। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब क्या है कि मिनिमम 14 साल और या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है। बताए थे ना, विगरस इम्प्रिजमेंट बताए थे, याद है तुम लोगों को, याद होना चाहिए। तो यानी कि मिनिमम 3 साल या फिर लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। बट सरप्राइजिंगली तुम लोग को जान के हैरानी होगा कि लॉ कमीशन ने इस बार जो रिकमेंडेशन दिया है उसमें कहा है कि नहीं 3 साल छोड़ दो, 7 साल कर दो, क्योंकि सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कंट्री में। खालिस्तानी वाला इशू है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और उसके बाद देखो सोशल मीडिया में कुछ से कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया में कितना तुम्हारा ये इंडोक्ट्रिनेशन जिसको कहते हैं कि कहाँ बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है, वो तुम्हारा मैसेज कर रहा है फेसबुक में, तुमको टीम का मेंबर बना रहा है, तुमको भगा रहा है, बाहर तुम जा रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो और देश के विरोधी काम कर रहे हो। तो सोशल मीडिया तो बहुत डेंजरस चीज़ है। हमने केरल का भी स्टोरी देखा है, केरल स्टोरी में भी दिखाया गया कैसे यहाँ पे हायर करके अफगानिस्तान गया और वहाँ से उल्टा पुल्टा काम किया है। वी हैव सीन ना, मूवी में भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखो लॉ कमीशन को लगता है कि यदि सेडिशन लॉ को मिसयूज़ किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लॉ को हम ख़त्म कर दें। दिक्कत ये है कि उसको मिसयूज़ किया गया है, तो मिसयूज़ का मतलब होगा कि एडिशनल सेफ गार्ड दे दो, ठीक हो जाएगा वो चीज़। सही बात है ना। वही बोल रहा है कि मिसयूज़ ऑफ लॉ, यदि लॉ का मिसयूज़ होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको हटा दें। हाँ, हमें ज़रूरत है एडिशनल सेफ गार्ड का। सही बात है, नंबर 1। उसके बाद देखो, हाँ इसमें ये बोला गया कि सेम 2022 का जो मई 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी भी यदि पकड़ना है किसी आदमी को जिसके ऊपर आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा रहे हो, तो उसके लिए प्रायर सैंक्शन होना चाहिए, प्रायर अप्रूवल होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ द डे का, चाहे वो स्टेट का हो सकता है, वो सेंटर का हो सकता है। उसके बाद प्रीलिमिनरी प्रोब होना चाहिए, यानी कि प्रीलिमिनरी
एग्जामिनेशन होना चाहिए कि क्या उसने सच में ऐसा किया था कि नहीं किया था, ये नहीं कि आंख बंद करके किसी को पकड़ के जेल में डाल दें। तो लॉ कमीशन ने भी ये चीज़ बोला है, लॉ कमीशन ने बोला है कि अप्रूवल किससे लेना है वो होना चाहिए, और दूसरी बात है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होना चाहिए, ये सरकार को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये लॉ कमीशन ने बोला है चीज़। दूसरी बात है कि लॉ कमीशन ने ये भी बोला है कि कई लोग कहते हैं कि ब्रिटिश चला गया, मैं ब्रिटिश का लॉ अभी तक नहीं गया है। तो भारत में ऐसे बहुत सारे लॉ है ब्रिटिश का जो अभी भी लागू है। तो यदि ये है तो उसमें क्या दिक्कत है, ये भी कंटिन्यू है अपना, समझ रहे हो ना। यही बोला गया है कि लॉ कमीशन ने कहा है कि कॉलोनियल एरा प्रोविजन अभी मतलब यानी कि ब्रिटिश ने दिया था, इसलिए इसको हटाना जरूरी तो नहीं है। अब ब्रिटिश, चूंकि ब्रिटिश का विरासत का चीज़ है ये सेडिशन, इसका मतलब थोड़ी कि हम उसको हटा देंगे। ऐसे बहुत सारे एक्ट है, बहुत सारा लॉ है, CRPC है, IPC है, वो सब चल ही तो रहा है, उसमें एक ये भी है, समझ गए ना। देखो इसमें बहुत अच्छे से बात किया गया कि देखिए ऐसा है कि जिस हिसाब से एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट मूवमेंट कंट्री में बढ़ रहा है, यानी कि देश टुकड़ा करने का जो बात चल रहा है, जैसे ये तुम देख लो नक्सलाइट्स का देख लो, या खालिस्तानी वाला इशू देख लो तुम लोग, है ना। तो इस हिसाब से तो ये और होना चाहिए, यदि इसको हटा दोगे तो इन लोगों को और बल मिल जाएगा। मगर यहाँ पे क्रिटिक्स लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं है, सेपरेट लॉ है IPC में, तो सेपरेट तरीके से देखा जा सकता है। तो क्रिटिक्स का भी अपना मानना है, समझ गए ना। और जिस हिसाब से सोशल मीडिया का जो रोल है रेडिकलाइजेशन को क्रिएट करने में, फैलाने में, इस बात से भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए सेडिशन जो लॉ है वो रहना चाहिए कंट्री में एज पर द लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन का ये रिकमेंडेशन आ चुका है, समझ गए ना। इसने कहा है कि यस, यदि नेशनल सिक्योरिटी को लेके कोई इशू हो और कोई भी आदमी यदि नेशनल सिक्योरिटी के विरोध में काम करता है और ऐसा पाया गया है तो 3 साल नहीं, उसके लिए 7 साल का कारावास होना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंटली कितना होता है 3 साल का, और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो कितना होना चाहिए, कम से कम 7 साल का होना चाहिए। बस एक रिकमेंडेशन दिया गया है, अब करना नहीं करना सरकार के हाथ में है। बात समझ में आ गया ना। आगे देखो, तो वही मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वेरी ये बहुत अपने आप में खतरनाक चीज़ है, समझे। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली बहुत कुछ बोल दिया था। क्या बोला था, देखो 3 जज बेंच का तुम्हारा एक 3 जज का एक बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट का। उसने कहा कि जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स, जितने भी केसेस किसको लेके, सेडिशंस को लेके, जितने भी अपील है, जितने भी प्रोसीडिंग्स है, सबको एबियंस कर दो, सबको सस्पेंड कर दो। अब कोई फर्दर अभी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ा बात, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव से लड़ना हुआ एक तरह से, बात समझे। इसमें कहा गया कि 13,000 पीपल ऑलरेडी तुम्हारा सेडिशन प्रोविजन में है, तो अभी कोई किसी को पकड़ा नहीं जाए, बात समझे। कोर्ट ने ये भी कहा था कि सेंटर और स्टेट्स को बचना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेंटर और आंख बंद करके FIR लगवा दे, बचना चाहिए, बहुत अच्छे से प्रूव करना चाहिए, बात समझे। और हाँ, अभी कोई यदि आदमी को चाहिए, राहत चाहिए, तो वो फ्रेश अपील कर सकता है कोर्ट में। अभी यदि किसी को रिसेंट पकड़ा गया है तो आफ्टर द जजमेंट, यदि कोई फ्रेश केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आ सकता है अपना बेल के लिए या अपना अपील के लिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम खुद देखो, NCRB के हिसाब से, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से लगभग 356 केसेस सेडिशंस का है, केसेस, और उसमें तुम्हारा लगभग 500 पीपल को अरेस्ट किया गया 2015 से लेकर 2020 तक, यानी कि 5 साल में कितने केसेस हैं, लगभग 350 केसेस है, उसमें लगभग 550 पीपल को पकड़ा गया। अब कन्विक्शन देखो, बस 6 आदमी कन्विक्टेड, ये तो बहुत बड़ा बात हो गया ना। आपने पकड़ा 550 आदमी को लगभग, हाँ 5 साल में। अब कितना रियल पाया गया, 6 आदमी पाया गया, क्या कर रहा, बाकी आदमी क्या अंडर ट्रायल जाएंगे, या इसका मतलब इसके ऊपर दोष पूरा तरीके से तय नहीं हुआ। ये अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। और सेम ये तो चलो सेडिशन का है, ये तुम UPA में भी UAPA में भी देखोगे तो उसमें भी यही है। ED वाला भी देखोगे जो है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वाला जो आता है, वो उसमें भी सेम ही केसेस है, उसका भी कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो अब देखो इस पर चिलिंग इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारा है एज पर आर्टिकल 19, तो इस तरह यदि किसी को भी पकड़ के रख दिया जाए जेल में तो असर तो पड़ता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में। देखो वही बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बोला कि जितने भी पेंडिंग केसेस है सबको रख दो, सस्पेंडेड कर दो, ठीक है। और ये जो केस है, इसी केस को हम बोलते हैं SG बोम्बार्डकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, समझे। और यस, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला कि चलो ठीक है, हम री एग्जामिन करेंगे इस बात को लेके कि सेडिशन बहुत बड़ा इशू है, करेंगे कि सेडिशन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ठीक है, हम लॉ कमीशन को बोलेंगे। और देखो ये अब सुप्रीम कोर्ट देखते हो, ऐसा तो इशू नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार चला गया हुआ सेडिशन का, सुप्रीम कोर्ट में तो जाते रहता है सेडिशन का,
मगर सुप्रीम कोर्ट का जो अंदाज है रिसेंट टाइम में बदला है। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स, देखते हो, राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट्स बना, पुट्टास्वामी जजमेंट। फिर एलजीबीटी कम्युनिटी को भी मिला, होमोसेक्सुअलिटी को भी रिकॉग्नाइज किया गया, लीगलाइज नहीं किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, चलो ये लोग भी होता है। तो हम देखेंगे रिसेंट टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो अपने आप में एक राइट्स को लेकर वो फाइट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, या क्योंकि सेडिशन एक तरह से आपके राइट्स के विरोध में है। आपने कुछ भी बोल दिया, अब मोदी जी के अगेंस्ट बोलने का मतलब देश के अगेंस्ट बोलना हो गया, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कल नीतीश कुमार के अगेंस्ट बोल देंगे तो हो जाएगा, फिर जो मनीष कश्यप का स्थिति है वही स्थिति हो जाएगा। मनीष कश्यप भी तुम्हारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गया है, बहुत बड़ा उसको धारा लग गया, उसका नेशनल सिक्योरिटी के अंडर गया है, वो बेल भी नहीं मिलेगा, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है स्टूडेंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है नॉन बेलेबल, उसको बेल में नहीं मिलेगा, वो बैठा बेचारा सर रहा है तमिलनाडु में। तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, बात समझ रहे हो ना। तो आप पहले समझते कि सेडिशन या सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी है क्या। देखो सेडिशन का मतलब क्या, जो ओरिजिनल जो स्टैच्यू में लिखा गया शुरू में जो ब्रिटिश ने बनाया था, इसका मतलब है कोई भी आपका हरकत, कोई भी स्पीच जिसके वजह से स्टेट हो या मोनार्क हो उसके विरोध में बहुत बड़ा वायलेंस हो जाए या उसको ओवरथ्रो कर दिया जाए, जैसे स्टेट को ओवरथ्रो कर दिया आपके स्पीच की वजह से, आपके हरकत की वजह से, तो उस समय का जो आपका एक्शन है उसको सेडिशन माना जाएगा। बात समझे। और इसी आधार पे सेक्शन 124A है, तो उसमें लिखा गया है कि चाहे वो वर्ड से हो, चाहे आपने बोला हो, चाहे आपने लिखा हो, चाहे आपने साइन लैंग्वेज का यूज़ किया हो, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया हो, या फिर दूसरा तरीका भी हो सकता है जिसके द्वारा आपने हेट्रेड क्रिएट किया, जिसके द्वारा आपने कंटेम्प्ट किया। कंटेम्प्ट मतलब किसी को लोअर दिखाना, जैसे सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कि नहीं होता है, किसी को लोअर दिखाना, या फिर आपने कोशिश किया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करने का, और वो गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से इस्टेब्लिश था बट उसको आपने गिराने का प्रयास किया, तो ऐसे केस में आपके ऊपर सेक्शन 124A आईपीसी का धारा लगेगा। बात समझ गए, ये ओरिजिनल था। तो क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इसमें टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट वर्ड को हटा देना चाहिए। गवर्नमेंट और स्टेट में बहुत अंतर है स्टूडेंट। स्टेट के प्रति तो कोई भी लॉयल होगा, हम अपने कंट्री के प्रति तो लॉयल है, मगर गवर्नमेंट के प्रति लॉयल होना जरूरी है क्या? गवर्नमेंट के प्रति लॉयल नहीं है, क्योंकि अभी डेमोक्रेसी है, अभी तो हम गवर्नमेंट को बदलते हैं, टाइम टू टाइम बदलते हैं। देखो 2024 में हो सकता है बदला जाए, 5 साल में हमको मौका मिलता है ना बदलने के लिए। तो गवर्नमेंट वर्ड को हटना चाहिए यहाँ से, ये वर्ड होना चाहिए स्टेट, नेशन स्टेट का बात होना चाहिए यहाँ पे, ऐसे क्रिटिक्स कहते हैं। तो क्योंकि ये जो वर्ड जो टर्मिनोलॉजी है तो ब्रिटिश ने दिया था, तो क्रिटिक्स का मानना है कि ये वर्ड पे भी थोड़ा सा काम होना चाहिए। सही है, देखो क्रिटिक्स का सोचोगे तो सही सोच है। तो यदि ऐसा हो जाए तो मैक्सिमम कितना साल हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, या मिनिमम 3 इयर्स। ठीक है, अभी जो है। अब यहाँ पे देखो महात्मा गांधी क्या बोले हैं इसके बारे में, देखो वह कम्प्रहेंसिव है स्टूडेंट। देखो महात्मा गांधी ने 3 आर्टिकल्स लिखा था यंग इंडिया में। यंग इंडिया जानते हो ना, गांधी जी लिखते थे उसमें, है ना, उसका न्यूज़पेपर है, गांधी जी का न्यूज़पेपर है, यंग इंडिया गांधी जी ही प्रमोट किए थे। तो उसमें इन्होंने 3 आर्टिकल्स लिखा था, और ये 3 आर्टिकल्स पसंद नहीं किया ब्रिटिश ने, इसलिए इनको भी सेडिशन लगा दिया था, महात्मा गांधी को भी। बात समझे। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि ये तुम आईपीसी जो बनाया है ये सिटीजन का तुम लिबर्टी ख़त्म करने के लिए बनाया है। अब महात्मा गांधी जी का उस समय इतना बड़ा कमेंट था, और उसके बावजूद भी 75 साल हो गया, अभी भी वो चल ही रहा है। तो ठीक है, चल रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, बट एडिशनल सेफगार्ड होना चाहिए। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट? अब देखो इसमें प्रॉब्लम है कि इंटरप्रिटेशन का। अब इसमें देखो अंडर द प्रेजेंट लॉ, अभी देखो स्ट्रॉन्ग अब क्रिटिसिज्म कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। हाँ, गवर्नमेंट का पॉलिसीज का वो कर ही सकते हैं हम लोग। हम बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना काम नहीं किया, लेट से प्रधानमंत्री चलो फसल बीमा योजना काम नहीं की, ये तो सही बात है ना। तो जन धन योजना तो चलो सक्सेसफुल है, फसल बीमा योजना तो सक्सेसफुल नहीं है, वी हैव सीन इन आवर इकोनॉमिक्स मॉडल। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? तब तो हमको सिटीजन में भी ले जाएगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग यदि क्रिटिसिज्म करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए या गवर्नमेंट पर्सनालिटीज़ को लेके, अब मोदी जी को हम खराब कुछ बोल दिए या हम कुछ ऐसा स्लोगन दे दिए, अब उसको यदि सेडिशियस बता दे तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो फिर हमारा आर्टिकल 19 का क्या होगा, जहाँ पर हमको पूरा आज़ादी है, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। आप केदारनाथ का केस देख लो 1962 का, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार,
उसमें भी बोला गया ना कि क्रिटिसिज्म यदि गवर्नमेंट करता है इसका मतलब ये नहीं कि सेडिशन में उसको पकड़ के अंदर डाल दोगे। ये 1962 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पहले भी। समझ में आ रहा है ना। अभी यहाँ पे तुम खुद देखो सेडिशन केसेस ईयर बाय ईयर बढ़ते चले जा रहे हैं। 2016 में देखो 35 केस था, 18 में 70 केस हो गया और 19 में तुम्हारा 93 केस हो गया, समझा। और 2015 से लेके तुम्हारा 2020 तक कितना लगभग 550 केसेस, 350 केसेस है। उसमें कितने फंसे थे लोग, कितने लोग गए थे, हाँ लगभग 550 के आसपास। अब देखो ये ऑफेंस भी कॉग्निजिबल है। कॉग्निजिबल का मतलब होता है स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जैसे होता है ना कि नॉन कॉग्निजिबल मतलब जिसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। अब बेलेबल भी नहीं है, मतलब बेल नहीं मिल सकता। जैसे देखते हो मर्डर करने वाला आदमी को भी बेल मिल जाता है, इसमें बेल ही नहीं मिलेगा, सरते रहो अंदर। और दूसरी बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कन्विक्शन रेट इतना कमज़ोर है। अब कन्विक्शन रेट इतना कम है तो बेचारा अंडर ट्रायल है कि नहीं है, लोग से दिक्कत हो जाएगा। तो देखो ये चिलिंग इफेक्ट, हमारा जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A हमारा जो संविधान का, वो क्या कहता है कि सभी नागरिक के पास अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सही बात है। हाँ, आपके पास आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी है, उसके आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है कि बोलने का मतलब ये नहीं कुछ भी बोल दोगे, ये सब चीज़ पे नहीं बोलना है। यदि आपके बोलने से सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा है तो फिर गलत बात हो गया वो, यानी कि बोलते वक्त सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का ख्याल रखना है, समझे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का ख्याल रखना है, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज। यदि अब नेपाल के अगेंस्ट कुछ बोल देंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। बस पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी यानी कि सही बोलना है, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, मॉरलिटी या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे। डिफेमेशन, अब देखो डिफेमेशन समझते हो ना, किसी को कम लोअर स्टेटस में दिखा देना है ना, या फिर तुम्हारा इंसाइटमेंट कि ये काम करो, तुम ये वायलेंट करो, ये सभी चीज़ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आपके बोलने से ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, मगर जान के तुम लोग को हैरानी होगा कि सेडिशन इसका हिस्सा ही नहीं। यदि सेडिशन को इतना बड़ा चीज़ लेता कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, तो सेडिशन को भी डाल देता इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में। मैं वहाँ पे नहीं डाला क्योंकि पता था कि आने वाले समय में यदि सेडिशन इसको डाल दिया गया तो गवर्नमेंट पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो ही नहीं पाएगा गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम्स में। बात समझे ना। देखो सेडिशन इज अ नॉट पार्ट ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2, तो ये भी समझने वाली बात है स्टूडेंट। तो कुछ भी दिक्कत होगा तो सुप्रीम कोर्ट का समझ लो, सुप्रीम कोर्ट अलर्ट होगा ना इस चीज़ को लेके। आगे देखो तो क्या ऐसा नहीं है क्या इस पर डिबेट नहीं हुआ था? डिबेट हुआ था इस पर। इनफैक्ट देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट हुआ था, ठीक है। उसमें हमारे बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर सब थे, स्पेशली के एम मुंशी ने अपोज किया कि नो, ये सेडिशन वाला वर्ड मत डालो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में, गलती से ही मत डालो, इसको अलग कर दो। आईपीसी में सेक्शन 124 है, एज इट इज उसको रखो, वो ज़्यादा बेटर है। और उसमें तुम लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दो, फाइन दे दो, कन्विक्शन पे वो ठीक है, मैं इसको तुम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मत डालो, ठीक है। उन्होंने पुरजोर विरोध किया इस चीज़ का, अच्छा तर्क किया तो मान लिया गया उस चीज़ को। इसका मतलब देख रहे हो ना, हमारे फोर फादर्स पहले ही चिंता जता चुके हैं, ये सोचने वाली बात है। तो थोड़ा देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग जजमेंट, 3 जजमेंट देखेंगे सुप्रीम कोर्ट। एक जजमेंट तो पहले देख चुके हैं, फिर से हम लोग 3 जजमेंट देखेंगे। 1962 का देखो, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें क्या बोला था कि कोई भी किसी का भी स्टेट में यदि गवर्नमेंट का अगेंस्ट क्रिटिसाइज करे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सेडिशन या डिफेमेशन लगेगा। अरे वो पूरा अधिकार है, आदमी ही बना रहा है सरकार को, तो क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर सकता है? बात समझे। हाँ, वायलेंट रेगुलेशन, यदि वायलेंट रेगुलेशन हो, यानी बहुत तोड़ फोड़ हो रहा है, मारकाट हो रहा है और सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, एकदम बंदूक लेके गया है मारने के लिए सीएम को, गवर्नर हाउस में पहुंच गया, तब तो बहुत बड़ा बात हो गया। उस समय आप सेडिशन चार्जेस लगा सकते हैं, ठीक है। यदि मान लो कि बहुत वायलेंस हो गया, पब्लिक डिसऑर्डर हो गया पूरी तरीके से, तो उस समय आप सेडिशन लगा सकते हो। हाँ, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है, सेडिशन को कंटिन्यू करो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब पब्लिक ऑर्डर तो बहुत बड़ा वर्ड है, जानते हो, कई बार उल्टा पुल्टा भी खेल देता है हमसे, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो कह दिया इसमें कि ठीक है, पब्लिक ऑर्डर के लिए आप सेडिशन लगा सकते हो। अब ये बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव को ब्रैकेट मिल जाएगा यहाँ पे भी। मगर केदारनाथ केस में बहुत जजमेंट भी तो, पॉजिटिव जजमेंट भी तो आया फॉर द सिटीजन। दूसरा देखो खलिस्तान केस, अब खलिस्तान केस कितना बड़ा इशू है। 1995 में देखो अब फिर से हो रहा था, तब अमृतपाल को पकड़ा गया ना, फिर ठंडा गया सब, मामला बहुत ठंडा हो गया। अभी नहीं तो सरदर्द है, बताओ, इंदिरा गांधी के डेथ के बाद माना है वो सब। उसके बाद कितना बड़ा दंगा हुआ, सिख का दंगा हुआ, तो सब इवेंट चेन इवेंट है वो सभी चीज़। बात समझे। अब देखो 1995 में अब 7% उसको कर लिया गया, तो उसमें कहा गया कि देखिए ये लोग बोल रहा है खलिस्तान जिंदाबाद, राज करेगा खालसा, ऐसा नारा लगा रहा है।
तो हम इसको सेडिशन में पकड़ रहे हैं। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो नो नो, कोई भी इंडिविजुअल यदि कोई भी तरह का नारा लगाए, ये छोटा मोटा नारा लगाए, तो सेडिशन में नहीं लगाने की जरूरत है। ये बोलने दो ना, क्या दिक्कत है? इतना खाली बोलने से थोड़ी वो खालिस्तान सच में बन जाएगा या राज करेगा खालसा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी सही है अपना बात, समझे। नज़ीर खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2003 का जजमेंट देखो, इसमें कहा है कि हर एक सिटीजन को अधिकार है कि वो अपना वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी को प्रोपागेट कर सकता है, अपना आइडियाज़ को आगे बढ़ा सकता है। हाँ, शर्त ये है कि उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो लॉ को विरोध करे। तो यदि ऐसा बढ़ा रहा है ठीक है। हाँ, केवल फाइट वर्ड यूज़ कर रहा है, मान लो वार वर्ड यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वायलेंस और फोर्स को यूज़ करेगा स्टेट को दबाने के लिए। तो यदि कोई भी शब्द जैसे बोलते हैं ना, महायुद्ध छेड़ेंगे, अब इतना ही बोल दिया तो हमको सेडिशन लग गया। जब तक स्थिति खराब ना हो जाए या जब तक लगे कि स्थिति खराब हो जाएगा, तब तक नहीं पकड़ना चाहिए। आई मीन आपको लगे कि पूरा स्टेट आप गिरने वाला है या फिर उस रास्ता में निकल पड़ा है, तो सेडिशन लगवा दो। और कोई बोल रहा है, उसको कोई भाव ही नहीं दे रहा है, उसका व्यू 4 व्यू है, 4-5 व्यू है, अब उसको तुम पकड़ के ले जा रहे हो, तो फिर गलत है ना। देखते हो खान सर के ऊपर, टीचर लोग के ऊपर भी लगता है। इसलिए तो सोशल मीडिया बहुत डेंजर चीज़ है। कुछ से कुछ बोल देते, जैसे अब ओझा सर भी कुछ से कुछ बड़ा बता देते हैं पढ़ाते पढ़ाते, मोदी जी आए थे, ये वो बस इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। क्या भरोसा कभी दिमाग खराब हो जाए, लगा दे उसके ऊपर। ओझा सर तो बोलते हैं ये बात, हम तो बस स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि लंबा लंबा क्लास होता है तो कुछ कुछ बोलना पड़ता है, स्टूडेंट को एक्टिव रखना पड़ता है। अब मान लो कि उसके ऊपर सेडिशन लग जाए तब। तो इसलिए लिखा गया स्टूडेंट की मात्र फाइट और वर्ड यूज़ है आपके प्लेज में, आपके शपथ में। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पकड़ लो। जब तक बात आपका फोर्स और वायलेंस से ना हो, तब तक आपको सेडिशंस नहीं लगाना चाहिए उसके ऊपर। समझ रहे हो ना? तो देखो अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सैंक्शन जरूरी है, यानी कि प्रोजिक्यूशन समझते हो ना, प्रूव करना कि ये गिल्टी है। ए प्रोसेस ऑफ प्रूविंग एनीवन गिल्टी ऑफ हिज क्राइम। तो प्रोजिक्यूशन होने के लिए जरूरी है सैंक्शन होना। सैंक्शन मतलब अप्रूवल होना। अप्रूवल कहाँ? गवर्नमेंट से या राइट अथॉरिटीज से, और उसके बाद यू कैन गो फॉर द प्रोजिक्यूशन। अभी यहाँ पे तो क्या है, कोई भी पुलिस उसको पकड़ ले रहा है, अंदर डाल दे रहा है और उतर रहा है वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी तुम्हारा मई 2022 के जजमेंट में है कि प्रॉपर क्या होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। समझे स्टूडेंट? तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि सैंक्शन जरूरी है CRPC के हिसाब से, कोई भी है ना, सैंक्शन बहुत जरूरी है। स्टेट उसको दे पहले, तब जाके उसके ऊपर लगना चाहिए, ठीक है, तब उसके आगे बात बढ़ना चाहिए। उतना ही नहीं, सैंक्शन तुम्हारा 153A में भी जरूरी है, 124A में तो जरूरी है, वो सेक्शन 153A में भी जरूरी है। क्या है तुम्हारा? यदि डिफरेंट ग्रुप के बीच में यदि हेट्रेड क्रिएट कर रहे हो, एनिमिटी क्रिएट कर, इन्होंने मतलब हेट्रेड क्रिएट कर रहे हो, तो उस समय भी प्रायर सैंक्शन की जरूरत है। आप कोई भी किसी को भी फंसा सकता है ना, तो स्टेट का प्रायर अप्रूवल जरूरी है। बात समझे? उतना ही नहीं, सेक्शन 295A के लिए भी समझे, इसमें क्या है कि अलग अलग जो तुम्हारा रिलीजियस फीलिंग्स है उसको यदि हर्ट कर रहा है, जैसे अभी देखो आदि पुरुष में मनोज का क्या हालत है, अभी राइटर का हालत खराब हो गया उसका, महाराष्ट्र उसको दिया है, पुलिस दिया है उसको, हालत खराब है, वो मारने का धमकी आ रहा है उसको। अब उसने डायलॉग भी इतना गंदा गंदा लिख दिया, तो उसको बुझने नहीं आता है क्या? बताओ, आदि पुरुष पूरा बर्बाद करके रख दिया मूवी, कोई मैच नहीं है, पूरा लो लाइट में दिखा दिया है। उसमें डायलॉग बताओ, तुम रावण को खराब लाइट में दिखा। रावण कब से खराब हो गया? रावण को कभी खराब नहीं बताया गया है। तुम वो पहले वाला एपिसोड जाके देख लो, पहले वाला जो रामानंद सागर का जो एपिसोड था, उसमें राम जी खुद हाथ जोड़ते हुए नजर आए हैं लास्ट में, और लक्ष्मण को भेजा गया था कि जाओ गुरु ज्ञान ले लो, तो आदर किया गया था रावण का भी। और रावण का तो आदर है ही, रावण जब शिव जी का पुजारी है इतना बड़ा, तो अब तुम इसमें बैड लाइट में, उसमें तुम क्या क्या वर्ड यूज़ किया है, वेरी बैड। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे समझ से नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। ये लोग को पता है, ये लोग 50 बार सोचना चाहिए ऐसा मूवी बनाने के लिए। बना रहे हो तो अच्छा बनाओ ना, बताओ इतना फालतू का कमाने के लिए बनाता है। वो बोला ना कि हनुमान जी के लिए एक तो हम खाली रख दे, वो सब वो है पब्लिसिटी है। बोला ना कि एक छोड़ देंगे हम, और वहाँ पे शंकर जी वो उसमें भगवान का फोटो डाल दिया, सब ये पैसा के लिए। देख अभी हालत ख़राब है ना, अभी प्रभास नहीं सबसे बड़ा फंसा है, राइटर ही फंसा है, उसका हालत ख़राब है। और अभी बोलते बोलते कुछ और बोल दिया, वो भी वायरल हो गया उसका। वो बोला कि हनुमान जी भगवान है ही नहीं,
और दूसरा तर्क से बोल रहा था आदमी अब वायरल कर रहा है उस फोटो उसका वीडियो को, हालत ख़राब हो जाएगा उसका। तुम हनुमान जी, अभी तो हनुमान जी का ही एरा है, बताओ बागेश्वर महाराज कहाँ क्या कर रहे हैं। अभी तो इंडिया में पूरा फिर से देवी देवता ना बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि 2024 का भी इलेक्शन है, सब ग्राउंड तैयार हो रहा है। अब देखो अल्टीमेटली फ़ायदा मोदी जी को मिलेगा इसका, फिर सोसाइटी पोलराइज होगा, इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको 2024 में मिलेगा देखने को। अभी चुपचाप बैठा हुआ, अभी देख बोला कुछ नहीं बोलेगा, राइट टाइम इंटरवीन करेगा। आज देखो यूसीसी का मामला चल रहा है ना आस्ते आस्ते, मैंने कहा ही कि 2024 के लिए सबसे बड़ा यूसीसी होगा, मैं उसका साइड बाय साइड ये भी चल रहा है, ये सब हवा देगा, फ्यूल देगा फिर, क्योंकि फिर से प्रचंड बहुमत में आना है ना 2024 में। अब आप जॉब देके तो आ ही नहीं सकते हो, भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, क्या हो, कुछ नहीं होने वाला। अब देखो कोई भी गवर्नमेंट होगा तो मुश्किल ही होगा, इतना आबादी, इतना भूखा नंगा का देश कहाँ हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। मैं जो भी है मोदी जी ठीक ही कर रहे हैं, मैं इसे कि ग्राउंड क्लियर हो जाएगा फॉर 2024 इलेक्शन। तो समझ गए ना, चाहे वो सेक्शन 124A का बात हो, सेक्शन 153A का बात हो, चाहे सेक्शन 295A का बात हो, सभी में स्टूडेंट प्रायर सेंक्शन की ज़रूरत है, एंड देन गो फॉर द प्रोजिक्यूशन। बात समझे ना। तो वही प्रोजिक्यूशन का मतलब क्या है मैं बता चुका हूँ तुम लोग को। तो क्यों सेंक्शन का क्यों ज़रूरत है, सबसे बड़ा सवाल है प्रायर अप्रूवल का क्यों ज़रूरत है। देखो प्रायर अप्रूवल का ज़रूरत इसलिए है कि स्टेट को पता है कि पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, पुलिस को थोड़ी पता है, पुलिस तो अपना नैरो माइंड से देखेगा, स्टेट जो है गवर्नमेंट है वो अपना बड़ा विजन से देखेगा ना, इसलिए ज़रूरी है। बात समझे कि पुलिस ऑफिसर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो गवर्नमेंट स्क्रूटनी के हिसाब से होना चाहिए। सो दिस प्रोविजंस आर नॉट अनलॉफुली यूज्ड अगेंस्ट फ्री स्पीच। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि प्रायर अप्रूवल की जरूरत ये है कि अब मान लो कि कोई भी क्राइम हुआ है, अब पुलिस उसको पकड़ ले, उससे पहले पुलिस जाए सरकार का आदेश ले, और सरकार ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी डिसाइड कर ले, सरकार भी देखे कि हाँ इसमें यदि मैटर ग्रेव है तब आप दीजिए परमिशन, अदरवाइज ये छोटा मोटा बात है छोड़ दो। अब मनीष कश्यप अभी से बोल रहा था क्या, मनीष कश्यप तो कब से बोल रहा था, वो कहाँ पकड़ा है, वो तो तुम्हारा जो तमिलनाडु वाला जो केस हुआ था उसमें जाकर वो धरा है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कर दिया उसने, बिना तत्व जाने हुए वो बहुत आगे निकल गया। उससे पहले तो बिहार गवर्नमेंट को उसने कितना क्रिटिसाइज किया है, तब तो बिहार गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। देखो नीतीश सरकार भले ही बेकार हो, मगर नीतीश सरकार उदारवादी है, वो बोलता है बोलने दो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ में मानना पड़ेगा तुमको। वो जेल में जल्दी नहीं डालता है, ऐसे बिहार में बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर सब हैं। अब तुम खुद सोचो ना कि मनीष कश्यप को यदि डालना होता तो कब का डाल देता वो, मगर मामला इधर तमिलनाडु वाला मामला कुछ बड़ा हो गया था इसलिए डाला गया था उसको। बात समझे, इसलिए प्रायर अप्रूवल जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि सरकार खुद तय करे, समझे। स्टेट दैट गिविंग सैंक्शन इज नॉट अ मैकेनिकल, देखो वही बोल रहा है कि मैकेनिकल प्रोसेस ना हो कि ठीक है ले लीजिए, ये आपका माइंडफुल प्रोसेस होना चाहिए, यानी सोच के होना चाहिए कि इसको पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए अंडर सेडिशन। देखो यही सब बताया गया। और हाँ इसमें पूरी तरीके से तय हो कि यस आपका उसका जो जिसका एक्टिविटी क्या वो पब्लिक डिसऑर्डर को बर्बाद कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, यानी कि पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट कर रहा है या फिर कोई तरह का वायलेंस क्रिएट कर रहा है, ये सभी आधार के हिसाब से तय होना चाहिए कि वो सेडिशन के अंदर आए या नहीं आए। तो इसलिए स्टूडेंट प्रायर सैंक्शन नॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फालतू का भी फ्रिविलियस प्रोसिक्यूशन भी तो हो रहा है वो चीज़, और कन्विक्शन रेट तो हमने जान लिया बहुत कम है, तो उस आधार पे स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है प्रायर सैंक्शन। ठीक है, सभी चारों जो जितने भी चारों स्टेटमेंट है उसको सब में यही बताया गया है। आगे देखो, तो व्हाट इज़ द कंटेंशन ऑफ क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का क्या मानना है। क्रिटिक्स का तो यही मानना है कि देखो क्या क्या बात कर रहे हो। वो क्रिटिक्स बोलता है कि यदि आपको इस तरह तो चिलिंग इफेक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, कुछ भी बोल देगा सरकार के विरोध में पकड़ के उसको डाल दोगे, अरे भाई उसको हटा दो ना, ख़त्म करो ना। आईपीसी का और भी तो धारा है जो नॉर्मल है, उसको बोलो, उसको वो तो है ही, उससे काम चल जाएगा, इसको हटा दो ऑल टुगेदर, समझे। हाँ, अब डाउटफुल है कि जो प्रीलिमिनरी प्रूफ बोला गया ना कि प्रायर अप्रूवल चाहिए और प्रीलिमिनरी प्रूफ चाहिए, अब वो प्रीलिमिनरी प्रूफ कितना तगड़ा रहेगा वो भी एक सवाल है, अब कितना तेज़ी से करेगा, क्योंकि मान लो कि 100 आदमी पकड़ा तो 100 आदमी प्रीलिमिनरी तो प्रूफ करने वाला है नहीं ये लोग, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब प्रोपोगंडा है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस है ना, ये सब चीज़ देखो वही बोला कि ये दूसरा पेनल प्रोविजंस भी आईपीसी का वहाँ से उसको डील किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये है कि हेड स्पीच के लिए लॉ बनाओ, तुम हेड स्पीच के लिए लॉ बनाओ, है कि नहीं है। हेड स्पीच देखते हो ना, सोशल मीडिया में कुछ भी बोल के पोस्ट कर देता है, इंस्टाग्राम में फेसबुक में कुछ भी अनसन कर देता है। तो यदि लॉ बनाना है, यदि टैकल करना है तो हेड स्पीच पे करो ना,
सेडिशन को खत्म करो, हेट स्पीच पे ज़्यादा काम करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज पर द ऑथर। समझ गए ना? तो ये तुम्हारा पहला एडिटोरियल हुआ। देखिए कितना कुछ था इसके अंदर। आगे देखो, GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये बिजनेस लाइन पेपर में आया था 6 जून को। अब इसमें देखो स्टूडेंट, इसमें क्या नहीं है, इसमें बहुत सारा फिगर है, अभी मैं फिगर बताऊंगा तुम लोग को। अब इसमें हमें समझना होगा, हम एनालिसिस करें 2015 से लेकर 2022 तक। मैंने इसका हल्का बता दिया ना क्या है ये तुम्हारा, किसमें आप कौन से एक्सपोर्ट में हम बेटर है, कौन से एक्सपोर्ट में हम नीचे चले गए हैं। इसमें देखो, यदि हम ट्रेड डेटा को यदि एनालाइज करें ठीक से 2015 से लेकर 2022 तक, तो हमको 2 ट्रेंड नज़र आएगा। एक ट्रेंड नज़र आएगा जिसमें हम अप हुए हैं, एक ट्रेंड हमारा डाउन हुआ है। देखो फर्स्ट क्या है, डिक्लाइन, फार्मास्यूटिकल जो कि इंडिया जाना जाता है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि अपैरल सेक्टर, लेदर सेक्टर, मेरिन प्रोडक्ट्स के लिए भी इंडिया जाना जाता है, उसमें हम डिक्लाइन कर गए। दूसरा क्या है तुम्हारा, दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीनरी गुड्स, उसमें हम बहुत इंप्रूव किए हैं। तो 2 ट्रेंड है, एक क्या है तुम्हारा ऊपर गया है, एक ट्रेंड नीचे गया है, ठीक है। और दोनों ही ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में, फ्यूचर को समझने के लिए, फ्यूचर में हमारा ट्रेड कैसा रहने वाला है। सही बात है ना? यदि हम मरीन में बेस्ट हो गए तो आगे भी बेस्ट होंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल में पीछे हो गए तो हम घटते चले जाएंगे, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ट हो गए तो और बढ़ते चला जाएगा। तो आएगा ट्रेंड को समझने के लिए भी ये ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। आगे देखो, इसको जूम कर लो, इस फिगर को जूम कर लो इसको। अब देखो जेम्स और ज्वेलरी, अब 2015 में देखो वर्ल्ड शेयर में कितना है, लगभग 7.5% है। अब देखो घटा है 2022 में, देखा घट गया। जेम्स एंड ज्वेलरी में देखो, हम ऐसे भी बाहर से रॉ डायमंड्स लाते हैं ना, स्विट्जरलैंड से, ब्राज़ील से लाते हैं। इस बार स्विट्जरलैंड का एक क्वेश्चन था ना, हाँ गोल्ड वाला, गोल्ड भी लाते हैं, बिल्कुल गोल्ड भी लाते हैं वहाँ पे। मैं अभी स्टोन, रॉ स्टोन का बात कर रहा हूँ। जेम्स लाते हैं हम लोग, स्विट्जरलैंड से भी लाते हैं, बेल्जियम से भी लाते हैं, पॉलिश करते हैं सूरत में और बेच देते हैं। सही बात है ना? तो अब देखो 2015 में वर्ल्ड शेयर कितना था हमारा, लगभग 7.5% था, वो घट के तुम्हारा लगभग 4.5% हो गया या 5% हो गया। घटा कि नहीं घटा? लगभग 36% घटा है स्टूडेंट। तो देखो हम कम हो गया। फार्मास्यूटिकल गुड 20% घटा है, 2.79% पूरा वर्ल्ड का था हमारा ट्रेड, पूरा वर्ल्ड का। घटे कितना हुआ? 2.25। कितना परसेंट घटा? लगभग 20% घटा। दिख रहा है ना तुम लोग को? अपैरल सेक्टर देखो, अपैरल सेक्टर क्या है, 4.6 था, घट के 3.7 हो गया, तो लगभग ये भी 20% से घटा है। समझ रहे हो ना? ये नॉट नीटेड यानी कि बुना हुआ नहीं, और ये तुम्हारा बनाया हुआ। 2 हो सकता है ना, एक स्टिच वाला हो सकता है, एक अनस्टिच वाला हो सकता है। दोनों में देखो लगभग 20% का घटा है। कॉटन देखो, कॉटन भी घटा है, लगभग 14% से घटा है। फिश एंड देखो, फिश वाला प्रोडक्ट भी घटा है, देखो 5% से घटा है स्टूडेंट, घटा है, मैं बोल रहा हूँ। समझ गए? ये देखो पूरा जितना मीट प्रोडक्ट भी घटा है, क्योंकि अभी बीजेपी का सरकार है, तो बीजेपी स्लॉटर हाउस को बंद कर रही है ना, लाइसेंस वाला, तो इसलिए ये मीट घटा है। और एक तो ऐसे भी थोड़ा है ना, हिंदूवादी वाला तो एक मूवमेंट है जिसमें काऊ को तो बेचने ही नहीं दे रहे हैं, या जानते हो कितना है ना, काऊ का तुम्हारा अलग से ग्रुप भी बनाया गया है, काऊ रक्षक ग्रुप सब, तो इसलिए भी घटा है तुम्हारा। और फुटवेयर देखो, फुटवेयर में भी 24% से घटा है। तो ये जितना भी ट्रेंड है इसमें हम फॉल किए हैं एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से 2015 से लेकर 2022 तक ये 7 साल में हम डिक्लाइन किए हैं। देखो वही चीज़, हाँ। तो यहाँ पे देखो, तो हमें ये समझना है कि फार्मास्यूटिकल में चले गए ना। अब हमें बात करेंगे फार्मास्यूटिकल। आखिर फार्मास्यूटिकल इंडिया है ना, इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जाना जाता है। इंडिया कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा फार्मेसी। हालांकि परसेंटेज वर्ल्ड के ट्रेड से परसेंटेज कोई खास नहीं है हमारा, हाँ 2 से लेकर 3% है। कितना है देखो तो उसमें, हाँ है ना, 2 से लेकर 3 कह सकते हैं। यदि 15 और 22 का दोनों कंपेयर कर लेंगे तो 2 से 3% है, या बिलो 3% कह सकते हो ना। अब देखो क्यों ऐसा क्यों है, इसका रीज़न है पोर क्वालिटी कफ सिरप। ये इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ? गाम्बिया में हुआ, कजाकिस्तान में हुआ, 2 जगह हुआ ना, एक सेंट्रल एशिया में हुआ, एक इस तरह इधर हुआ। तो हमारा साख गिर रहा है, हमारा स्टेटस गिर रहा है, नंबर 1, ठीक है। और दूसरी बात है कि चाइना पे अभी भी हम ओवर डिपेंडेंट हैं एपीआई के लिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए। और साथ साथ हमारा जो की स्टेटिंग मटेरियल से क्या होता है, एपीआई और KSMS में अंतर क्या होता है? देखो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब लेट से तुम्हारा पैरासीटामोल, पूरा दवाई, बल्क ड्रग्स जिसको बल्क ड्रग्स कहते हैं, पूरा दवाई। और जो की स्टार्टिंग मटेरियल मतलब जो इंग्रेडिएंट्स, तो दोनों पे तो हम लगभग 55 से लेकर 60% डिपेंडेंट है। चाइना यदि बंद कर दे तो हमारा खत्म हो जाएगा। हम तो सिंपल असेंबली करते हैं, उसको बनाते हैं, बेचते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो हमें ज़रूरी है स्टूडेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने का, वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट अभी हमारा साख गिरा है, स्टेटस गिरा है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एस्पेक्ट। समझ गए? अब देखो टेक्सटाइल अपैरल, जानते हो टेक्सटाइल में भी दुनिया भर का, एक तो देखो हमको फैशन समझ में ही नहीं आता,
अभी भी ब्लेंड और सिंथेटिक पे तो कोई काम ही नहीं हुआ है, केवल नेचुरल फाइबर पे काम हो रहा है, बताए थे ना। और जो कपड़ा वाला जो चीज़ है वो फास्ट चेंजिंग ट्रेंड है, ये बहुत एक दिन में 2 दिन में चेंज होता है कपड़ा, और उस ट्रेंड को हम पकड़ ही नहीं पाए। अब देखो उसमें बेटर तुम्हारा फिट हुआ वियतनाम और बांग्लादेश, वो निकल गया, हालांकि चाइना उससे कई गुना आगे है, मगर रिसेंट टाइम में ये दोनों भी तो बहुत अच्छे से राइज किया, और अभी बांग्लादेश नीचे चला गया है, अभी वियतनाम सबसे राइज कर रहा है, वियतनाम अभी सबसे ज़्यादा राइज कर रहा है वर्ल्ड में इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रॉब्लम है टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में भी। जैसे एग्जांपल देखो, जो हम मंगवाते हैं क्वालिटी फैब्रिक, उसमें प्रॉब्लम है। देखो इंडिया लॉन्ग स्टेबल मंगवाता है ना कॉटन, ज़्यादातर हम कॉटन बेचते हैं स्टूडेंट, और कुछ कॉटन हम बाहर से मंगवाते हैं जो लॉन्ग स्टेबल कॉटन होता है, तो उसका क्वालिटी में थोड़ा कमी है, चैलेंजेस है उसमें। और दूसरी बात है कि 70% वर्ल्ड ट्रेड तुम्हारा फैशन अपैरल्स होता है, जो कि हमको समझ ही नहीं है, क्योंकि हम नेचुरल फाइबर पे डिपेंडेंट है, हम सिंथेटिक फाइबर में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम ब्लेंड में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। याद करो, बताए थे हम, पढ़ाए हैं हम इकोनॉमिक्स में, ठीक है। दूसरी बात है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जानते हो ना, कि जो तुम फाइनल प्रोडक्ट ला रहे हो वो सस्ता है एज कम्पेयर टू रॉ मटेरियल्स। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जैसे रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो अब अंबानी है, अंबानी का खुद ही तुम्हारा सिंथेटिक प्रोडक्ट पे कुल कंट्रोल है बहुत ज़्यादा, तो बाकी प्लेयर को आने नहीं दे रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है तुम्हारा। और लेबर रिलेटेड इश्यूज हमेशा रहेगा, लेबर लॉस का, तो ये सब प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा टेक्सटाइल अपैरल्स घटा है रिसेंट टाइम में, परसेंटेज घटा है। कितना परसेंटेज घटा है देखो, तो उसमें लगभग 20% घटा है। अब एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स यानी कि मरीन प्रोडक्ट्स सब वो भी घटा है, देखो जैसे श्रिंक हुआ, प्रॉन्स हुआ, सब तुम्हारा ये फिश सब है, ठीक है, ये तुम्हारा एक्वाकल्चर है तुम्हारा, ये भी कम हुआ। हेडविंड्स मतलब क्या है, चैलेंजेस है। अब देखो इसमें क्या है कि बहुत सारा कंट्री है हमारा प्रोडक्ट को रिजेक्ट करा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्मेनोला, ये तुम्हारा एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और देखते हो ना इंडिया से सामान जाता है वेजिटेबल सब, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ किया है, तो सामान रिजेक्ट कर देता है। इसी तरह देखो ये बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा बहुत सारा रिजेक्ट हो गया। इसलिए हमारे कंट्री में रोबस्ट इंटरनल सिस्टम होना चाहिए ताकि क्वालिटी चेक हो सके, क्या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक भी कर रहा है हमारे मरीन प्रोडक्ट्स को, और यहाँ पे यदि चेक हो जाता तो बढ़िया से बिकता। अब तुम ये केस याद करो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सेटबैक दिया कि नहीं दिया। अब पेडा जो हमारा बॉडी है उसको बोला कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन करवा रहा था, और यहाँ से जैविक भारत का जा रहा था ना जी, जैविक भारत लोगों से जा रहा था, वो सब बैन करवा दिया। तो यानी कि जो हमारा उभरता हुआ एक हमारा जो सेक्टर था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वो भी कम हो गया। क्वालिटी इशू, क्वालिटी सबसे बड़ा इशू है इंडिया का, समझे। आगे देखो, हाँ गुड न्यूज़ भी है हमारे लिए, हम इसमें बहुत अच्छा किए, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी फ्रंट में कंपेरेटिव अच्छा किए 2015 से लेकर 2022 में, 15 कंपेयर में 22 में। मैं यदि वर्ल्ड के लेवल पर देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा तो अचीवमेंट नहीं है। देखो इसको जूम कर लो, देखो वर्ल्ड के हिसाब से हमारा शेयर पेट्रोलियम कितना था 1.87, हाँ अभी बढ़ के तुम्हारा 2.5 हो गया। इसका मतलब 32-33% से हम बढ़े हैं, 30% बोल दो उसको। मशीनरी देखो ये हम 40% से बढ़े हैं, मगर 40% बढ़ने से खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले आपका 0.7% था वर्ल्ड के, अब अभी बढ़ के कितना 1 हुआ, 1.05 यानी कि 1 हुआ है। तो उसी में आप बोल रहे हो 47 बढ़ा है, मगर वर्ल्ड के हिसाब से आपका 1% का ट्रेड है केवल, मगर कंपेरेटिवली बढ़े हैं, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, टेलीकॉम हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, देखो इसमें 0.41 था, 0.71 हुआ। अब परसेंटेज देखो तो 72-73% राइज किया है, मगर वर्ल्ड के शेयर के हिसाब से कितना, ओनली 0.71 है। तो ये भी समझ। ऑटोमोबाइल देखो ओनली 1.32 है, तो 20% से बढ़ा है। आयरन एंड स्टील देखो पहले लगभग 2 था, अभी 2.66 हो गया, ये भी 35% से बढ़ा है। सीरियल्स देखो, अब अनाज में तो जानते हो कि हम लोग बेस्ट है ना, व्हीट में, राइस में, जानता है ना सब जगह। राइस कहाँ से 35% हमारा है, 30-35% हमारा शेयर है राइस का। मैं राइस बेच करोगे क्या, राइस बेच रहे हो तो तुम पानी बेच रहे हो, उससे तुम्हारा वाटर गैजरिंग क्रॉप्स है, और इन्वायरमेंट को हार्म करेगा, तो नाइट्रोजन निकलेगा इतना ज़्यादा। तो आप जिस चीज़ में गौरव कर रहे हो वो चीज़ तो इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रहा है, या इन्वायरमेंट में जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसको बर्बाद कर रहा है, वाटर को बर्बाद कर रहा है, समझे। ये एल्यूमिनियम देखो, ये 1 देखो ये भी बढ़ा है 3.55, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। शुगर्स, अब देखो शुगर्स बढ़ा है, चीनी बढ़ा है, जानते हो शुगर ग्लट है, कुछ इथेनॉल पे ब्लेंडिंग के लिए जा रहा है, कुछ तुम्हारा इधर भी जा रहा है, बाहर बिक रहा है। तो शुगर को बढ़ाने का क्या फ़ायदा है, शुगर को बेचने से क्या फ़ायदा है, शुगर तो तुम्हारा वाटर गैदरिंग क्रॉप्स, बात समझे। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारा अच्छा शेयर बढ़ा है, एंड दूसरा मशीनरी प्रोडक्ट्स। अब इसमें देखो कि यदि हम जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी अभी के टाइम में
बहुत काम आ रहे हैं। देखते हो मोबाइल फ़ोन कितना बढ़ रहा है, हाँ, रेफ्रिजरेटर कितना बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से ये अभी का कितना है, $6 ट्रिलियन को क्रॉस कर देगा, पूरा वर्ल्ड का बता रहा हूँ। और बताओ भारत का 2015 से ही देखो, यही यूपीएससी का सवाल था इस बार, ग्लोबल मर्केंटाइल ट्रेड कितना है, कितना बार बोल चुके हैं 1.8%, 2% से कम बताए थे ना, हाँ 2015 में था। अभी तक स्टिल स्टेगनेंट है हम लोग। और सर्विस कितना है, लगभग 3.5%। सर्विस तेज़ी से बढ़ा है, मगर ये जो तुम्हारा जो ट्रेड, ये मर्केंटाइज प्रोडक्ट्स है, जो गुड्स है, वो स्टेगनेंट है, वो बढ़ा नहीं है। बट सर्विस बढ़ा है, सर्विस लगभग 3.5% है। इस बार तुम्हारा जो पूछा गया था वो सर्विस का देके उसमें पूछ लिया गया था, गुड्स का लिख के सर्विस वाला आंकड़ा दे दिया था उसमें, है ना। देखो यहाँ से भी पता चल जाएगा। मगर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बात करें, 0.7% है, 0.4, ये तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, हमें बढ़ाना होगा शेयर को। तो फोकस देखो, हमें फोकस स्टूडेंट डीप मैन्युफैक्चरिंग में करना होगा। क्या होता है डीप मैन्युफैक्चरिंग? देखो इंडिया में क्या आंख बंद करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर सामान मंगवा रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ऐसे नहीं चलने वाला है। हमें इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा, समझे। तो हमें क्या करना होगा, हमें डीप मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना होगा, ना बल्कि असेंबली ऑपरेशंस पे। एग्जांपल देखो, हमें क्या करना चाहिए, कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, असेंबली नहीं करना चाहिए। जैसे PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जानते हो, 13-14 सेक्टर जोड़ा गया ना इसमें। तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल बनाना चाहिए स्टूडेंट, हमें बैटरी पे काम नहीं करना चाहिए। बैटरी, आप बताओ, सेल बाहर से मंगवाओगे और कंबाइन कर दोगे, बोलोगे बैटरी बेच दोगे, इससे क्या होगा? आपको सेल वाला बनाना पड़ेगा, सेल बनाना पड़ेगा। जैसे फोटोवोल्टाइक सेल बनाना पड़ेगा। सो अब हम लोग क्या करते हैं, चाइना से मंगवा रहे थे, असेंबली कर रहे थे, नो, आपको सेल क्रिएट करना होगा। सिमिलरली आपको लैपटॉप, ऐसा नहीं कि आप दूसरे जगह से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली लाएं, प्रिंटेड बोर्ड क्या है तुम्हारा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बाहर से लाए, उसको असेंबली कर दिए, लैपटॉप बना दिए, भेज दिए, नो, आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाना पड़ेगा, समझे, वो बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये एसेंस है इसका। और उतना ही नहीं स्टूडेंट, हमें रिवर्स इंजीनियरिंग भी करना होगा। क्या होता है रिवर्स इंजीनियरिंग? अभी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स को मंगवा लेते हैं और उससे कंज्यूमर गुड्स बनवा देते हैं। हमें ये करना होगा कि कैपिटल गुड्स अब कम करना होगा, कैपिटल गुड्स भारत में खुद बनाना होगा, बड़े बड़े मशीन्स खुद भारत में बनाना होगा। डेट्स कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो हमें रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रति काम करना चाहिए। हमें कैपिटल गुड्स, बड़े बड़े मशीन्स खुद अपने कंट्री में बनाना चाहिए। चाइना क्यों आगे गया? कल ग्रामीण पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? चाइना कहाँ से कहाँ निकल गया, सिलिकॉन में भी कहाँ से कहाँ निकल गया। इंडिया देखो कितने पीछे है। इसलिए पीछे है क्योंकि एक रीज़न ये भी, कैपिटल गुड्स पे हमारा ध्यान ही नहीं है। यदि देखो, यदि हमने ओरिजिनल चीज़ ही क्रिएट कर लिया तो उसे तो मल्टीपल चीज़ बना सकते हैं। हाँ, समझ गए ना, ये हो गया। अब रिफाइंड पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, आयरन, स्टील, देखो ये भी बढ़ा है। तो देखो रिफाइंड पेट्रोलियम बढ़ा है इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ा है। यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो ये, उसके बाद जानते हो कि मंगवा के हम लोग रसा से मंगवा के यहाँ बहुत ज़्यादा रिफाइन करके बेच रहा था अडानी अंबानी सब। वही बोला कि इंडिया, चलो ठीक है, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हायर पेट्रोलियम प्राइस है, उसका फ़ायदा हो रहा है। और रसा से हमको सस्ता में मिल रहा था तो उसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना के बेच दिए, चलो ठीक है। अब बट देखो इसमें, यदि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हटा दे उसको, क्योंकि सब जरा यही ग्रोथ किया है, उसको हटा दे तो हमारा डिक्लाइन हो रहा है 0.4%। तो एक तुम्हारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही है जो कि जाके बैलेंस करके थोड़ा सा पॉजिटिव राइज करता है। अब इतना ही देखो, इतना ही नहीं, अब देखो राइस और शुगर को लेकर हमेशा WTO में फाइट होता है। राइस को लेकर हुआ ना, PDS को लेके, इसलिए हम रोड टैप लेके आए थे। शुगर को लेके, अब शुगर में तो अलग से दे रहा है, ऊपर में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स को लेकर फाइट होता है। तो ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है, देखो उसके बाद देखो आयरन और स्टील, एल्युमिनियम, देखो ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है। बट चैलेंजेस है। यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला तुम्हारा, कार्बन टैक्स लगा देंगे, बोला था ना कार्बन टैक्स लगा देंगे। जब कार्बन टैक्स लगाएगा तो तुम्हारा एल्युमिनियम, आयरन, स्टील में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फ्लश फंडेंस याद करो, बताए थे ना 3 तरीके से हो सकता है स्टील का। तो सेटबैक्स है आने वाले समय में बहुत बड़ा, जो अभी हम ग्रोथ देख रहे हैं 2022 में, 2015 से 2022 तक ये ग्रोथ हो सकता है, थम सकता है, स्पेशली और आयरन, स्टील और एल्युमिनियम में। तो देखो स्टूडेंट, हमें फोकस डीप मैन्युफैक्चरिंग में करना चाहिए, हमें इकोसिस्टम घर में बनाना चाहिए, तब जाके सही रहेगा। समझ में आ गया ना? खत्म। आगे देखो 191, देखो सभी ब्रॉड है टॉपिक, समझे, कोई भी आसान टॉपिक नहीं है। GS पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हिंदू पेपर में आया था 5 जून को। यहाँ पे समझो, देखो मैंने इशू तुम लोगों को बताया है, कभी भी कोई भी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, कोई भी इनोवेटर हो,
कोई भी ड्रग्स बनाया और नया ड्रग्स है तो उसको IPR मिल जाता है। कितना साल के लिए? 20 साल के लिए। अब जानते हो एवरग्रीनिंग भी होता है, जॉनसन एंड जॉनसन करवाया था ना, हम मना कर दिए थे ना जॉनसन एंड जॉनसन को। जैसे 20 साल कंप्लीट हो गया उसके बाद कोई भी बना सकता है उसको, रॉयल्टी उल्टी वाला कोई कंसेप्ट नहीं। 20 साल तक तुमने फ़ायदा उठाया ना, बात खत्म। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द 20 ईयर्स, यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रीजिम, अब बस 2 ऑप्शन है, यू हैव 2 ऑप्शन। या तो जो दवाई बनाया वो दवाई को आप 2 तरीके से बना सकते हो क्योंकि आप वैलिडिटी ख़त्म हो गया। या तो तुम इसको ब्रांडेड नेम में बना दो या फिर तुम जेनेरिक मेडिसिन बना दो। अब ब्रांडेड नेम में बनाने का मतलब क्या होता है और जेनेरिक मेडिसिन में बनाने का मतलब क्या होता है समझो। जैसे लेट से पैरासिटामोल लेते हैं, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 20 साल तक के लिए है। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट? 20 साल के लिए इसका टाइम खत्म हो गया। अब कोई भी बना सकता है। अब मान लो कि पैरासिटामोल का दूसरे नाम से बना रहा है, क्रोसी, तो ये हो गया तुम्हारा ब्रांडेड नेम और ये महंगा होगा। और दूसरा जेनेरिक मेडिसिन में क्या है, केवल पैरासिटामोल लिखा रहेगा, ये सस्ता होगा। तो यदि पैरासिटामोल 1 रुपया है, जो बन रहा है अभी वो 1 रुपया है, तो तुम्हारा जो ब्रांडेड नेम है वो 3 रुपया है। अंतर आया कि नहीं आया? तो इसलिए भारत सरकार का प्रयास ये है स्टूडेंट कि हम कोशिश करें कि हमारे जो पेशेंट्स मरीज हैं वो जेनेरिक मेडिसिन को यूज़ करें, सस्ता होगा वो। और ऐसे तुम्हारा जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो भी घटेगा। ऐसे भी हमारा तो होना चाहिए इच्छा कि हम पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करें, करेक्ट? तो देखो यहाँ पे, इसलिए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस उसने एक ऑर्डर इशू किया है May 12 को। कहा है कि जितने भी डॉक्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सभी लोग जेनेरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें, ब्रांडेड ड्रग्स को नहीं। समझ गए? यहाँ से ब्रांडेड ड्रग्स का मतलब क्या हुआ, क्रोसी, और ये जेनेरिक मेडिसिन का मतलब पैरासिटामोल। अब पैरासिटामोल यदि नाम का जो ड्रग्स होगा वो सस्ता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सरकार तो हर समय घेरता है डॉक्टर लोग को। देखो डॉक्टर का भी प्रॉब्लम है। अब देखो अभी देखो ना, खुद जो कभी जहाँ पे काम करता है कि कितना कुछ बता चुका है, इन लोगों का बहुत नेक्सेस होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और डॉक्टर के बीच में नेक्सेस होता है। अब ये लोग को टूर करवाता है, जाओ बाबू स्विट्जरलैंड घूमो, तुम नॉर्वे घूमो, बहुत घुमाता है ये लोग को। अब बोलता है कि डॉक्टर को बोलता है कि प्रिस्क्राइब करके हमारा दवाई दे देना, और वो दवाई लिख देता है। अब खूब कमाई होता है, यानी कि लॉबिंग है दोनों के बीच में, नेक्सेस है दोनों के बीच में। और सरकार को ये पता है, तो सरकार चाहता है कि ये चीज़ टूटे और ज़्यादा ज़्यादा पेशेंट जेनेरिक मेडिसिन को खाए, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन खाएगा तो सस्ता पड़ेगा वो चीज़। मगर डॉक्टर का भी एक अपना ही दलील है, और डॉक्टर का दलील इस गवर्नमेंट से ज़्यादा दुरुस्त है। अब देखो सरकार, डॉक्टर क्या कहती है कि ठीक है हम जेनेरिक मेडिसिन कर देंगे, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी? ब्रांडेड नेम जो क्रोसिन है उसका क्वालिटी तय है, अच्छा ही होगा उसका, क्योंकि बहुत अच्छे से उसको किया आता है। मगर जो जेनेरिक मेडिसिन बन रहा है उसमें तो क्वालिटी कोई चेक ही नहीं कर रहा है। और यदि मान लो कि हम यदि जेनेरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दिए और वो काम नहीं किया उसके बॉडी में, या नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, तो हमारा क्रेडिबिलिटी तो डॉक्टर का ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी तो बहुत अच्छा बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो इतना बड़ा जो तुम्हारा जो फरमान जारी किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर ने, इससे बेटर होता है कि क्वालिटी पे काम कर लेते जेनेरिक मेडिसिन पे। इससे क्या है कि डॉक्टर भी आपके हाथ में आ जाता और पेशेंट का भी भला होता। समझे? ये पूरा इसी से बेस्ट। आगे देखो, तो देखो दो इशू जो डॉक्टर ने बोला है कि चलो ठीक है तुम हमको लॉबिंग वॉबिंग बोलता है, चलो ठीक है, मगर लॉबिंग नहीं है। अब डॉक्टर डिफेंड कर रहा है। डॉक्टर बोल रहा है कि देखो एक तो बाय इक्विवेलेंस का प्रॉब्लम है। अब बढ़िया समझना, ये नया वर्ड सब है, बाय इक्विवेलेंस या बाय अवेलेबल। देखो इसका मतलब होता है कि कभी भी हम कोई भी दवाई लेते हैं तो किस रेट पे दवाई हमारे बॉडी में डिजॉल्व होता है, ब्लड स्ट्रीम में डिजॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड बाय अवेलेबल। अब देखो यदि जेनेरिक मेडिसिन को लेट हो रहा है, टाइम लग रहा है उसको डिजॉल्व होने में, तो उतना कारगर नहीं है एज कम्पेयर टू ब्रांडेड ड्रग्स। दोनों का बराबर होना चाहिए ना डिजॉल्व होने का कैपेसिटी, समझ रहे हो ना? तो इसमें प्रॉब्लम है। यानी कि बाय अवेलेबल का मतलब रेट एट विच ड्रग्स डिजॉल्व इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ये टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक तो देखो 1 रुपये में बिक रहा है ये जेनेरिक मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन तुम्हारा लगभग 3 या 3.5 रुपये में बिकता है। मैं बता रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। अब जेनेरिक मेडिसिन में लो क्वालिटी का बाइंडर्स यूज़ किया जाता है, कोटिंग यूज़ किया जाता है, पंचिंग मशीन यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट्स लो क्वालिटी का होता है।
जब लो क्वालिटी का होता है तो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा वो चीज़, ये भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो ड्रग्स का एबिलिटी है डिजॉल्व होने का ब्लड स्ट्रीम में, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और ये उतना बेटर नहीं है जितना ब्रांडेड ड्रग्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का बहुत सारा कोटिंग वगैरह यूज़ किया आता है दवाई को बनाने के लिए। बात समझ गए ना? हाँ, इसमें वही बोला कि यदि डिजोल्यूशन प्रोफाइल जेनेरिक मेडिसिन का सिमिलर हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उस केस में हम कहेंगे कि बाई इक्विवेलेंस हो गया, यानी कि ब्रांडेड ड्रग्स और जेनेरिक मेडिसिन बाई इक्विवेलेंस हो गया, यानी कि दोनों का यदि डिजॉल्विंग कैपेसिटी बराबर है तो डॉक्टर का जो पहला जो कंसर्न है वो क्या है? बाई इक्विवेलेंस, बाई अवेलेबल। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? दूसरा देखो बाई, अब देखो अब हुआ क्या, अब बाई इक्विवेलेंस टेस्टिंग वो 2017 में यूज़ हुआ, जबकि ये जेनेरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चल रहा है। इसका मतलब सोचो तुम लोग 2017 से पहले जितने भी जेनेरिक मेडिसिन था वो आँख बंद करके बेचा गया, उसका सेफ्टी इशू में ध्यान नहीं दिया गया। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया ने जो मैंडेटरी किया बाई इक्विवेलेंस का टेस्ट वो 2017 के बाद किया है। वो भी कितना बार तुम्हारा ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कितना बार बोला है तब जाके किया है। तो व्हाट अबाउट द बिफोर 2017, यानी कि आपने पूरा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। बात समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि उससे पहले का स्थिति क्या था कुछ पता ही नहीं है। तो हेंस द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड फैक्टर्स विद द लीगल गारंटी। इसलिए सरकार ये नहीं कर सकती है, डॉक्टर को ये नहीं बोल सकती कि तुम जेनेरिक मेडिसिन दे दो, कुछ हो गया तो देख लेंगे। अरे डॉक्टर के ऊपर पड़ेगा वो चीज़। नहीं, डॉक्टर यदि बहुत मान लो प्रतिष्ठित डॉक्टर है और उसने जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया और उसे मान लो कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए या उससे कुछ क्योर ही नहीं हुआ, तो डॉक्टर के क्यूरेबिलिटी में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो ये भी डॉक्टर का कंसर्न है। आगे देखो, एक तो हो गया तुम्हारा बाई इक्विवेलेंस टेस्टिंग, अब दूसरा कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग। अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब क्या कि देखो कोई भी दवाई होता है, कहा था ना कूल एरिया में रखने के लिए, कई देखते हो ना कई दवाई तुम्हारा सड़ जाता है, उसका पाउडर दिख जाता है, पर्टिकुलर मैटर दिख जाएगा, वो अलग हो जाता है। तो उसमें लिखा रहता है ना नीचे कि इतना, हाँ, एक्सपायरी डेट भी लिखा रहता है और ये इतना डिग्री में उसको स्टोर करना है। तो अब यदि जेनेरिक मेडिसिन को ठीक से क्वालिटी टेस्ट नहीं किया गया तो कब सड़ जाएगा, कब खराब हो जाएगा क्या पता, हो सकता है एक्सपायरी डेट से पहले ही वो एक्सपायर हो जाए। तो स्टेबिलिटी टेस्ट होना भी जरूरी है। बताओ, स्टेबिलिटी टेस्ट तुम्हारा 2018 शुरू हुआ जेनेरिक मेडिसिन का, बहुत लेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब पहले 2017 से पहले आंख बंद करके बेचा जा रहा है चीज़ों को। देखो दूसरा इशू है तुम्हारा स्टेबिलिटी टेस्ट। सबसे बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट कि कैसे हमारा ड्रग्स को लंबा टाइम तक उसको सस्टेन करके रखे, क्योंकि हीट है, ह्यूमिडिटी है, कैसे बचा कर रखे उसको, है ना। अनस्टेबल ड्रग्स देखो, वो यदि ड्रग्स से ठीक से स्टेबल नहीं है, मान लो कि क्वालिटी टेस्ट नहीं हुआ उसका, तो भाई वो डिकम्पोज हो जाएगा, उसका एफिकेसी जो उसका काम करने का जो प्रोडक्टिविटी वो घट जाएगा। बात समझे? कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, पाउडर के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, समझे। कभी कभी क्या होता है तुम्हारा टैबलेट तुम्हारा डिसकलर्ड हो जाता है, कई बार तुम्हारा पर्टिकुलर मैटर वो तुमको दिख जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे केस में हाउ कैन यू ट्रस्ट द जेनेरिक मेडिसिन? सही बात है कि नहीं है? तो लॉ प्रिस्क्राइब मैंडेटरी स्टेबिलिटी टेस्टिंग प्रायर बाय प्रोवाइडिंग मार्केटिंग अप्रूवल। इसलिए बोल सही, तो कितना बढ़िया बोला है। इसलिए सरकार को चाहिए था कि पहले स्टेबिलिटी टेस्ट करे, तब जाकर मार्केट अप्रूवल करे, तब जाकर मार्केट में बेचे। अब यहाँ पे मार्केट में आंख बंद करके बेचा जा रहा है, ना ही बाई इक्विवेलेंस टेस्टिंग है, ना ही स्टेबिलिटी टेस्टिंग है। तो इस हिसाब से तो आप मरीज के साथ गलत काम कर रहे हो एज पर द डॉक्टर। और दुरुस्त, डॉक्टर सही बोल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये भी मैंने कहा कि 2018 के बाद मैंडेटरी हुआ स्टेबिलिटी टेस्ट करना, तो देखते हो इसका मतलब उससे पहले दिए थे उस पर काम ही नहीं हुआ है। तो दिस कुड बी द एडिशनल रीजन। ये इसलिए स्टूडेंट डॉक्टर लोग को भरोसा नहीं है जेनेरिक मेडिसिन पे, सिंपल, समझ गए ना। अब देखो जैसे कि मैंने कहा है ना कि 1 रुपया और 3-3.5 रुपया, देखो यदि जेनेरिक मेडिसिन होगा तो 25 रुपया लगेगा, तो ब्रांडेड मेडिसिन कितना है, 85 है। मतलब ब्रांडेड मेडिसिन में फ़ायदा क्या है कि उसका IPR ख़त्म हुआ, प्रोडक्ट तो सेम ही है, वो थोड़ा महंगा है, प्रोडक्ट तो सेम ही है। महंगा किससे? जेनेरिक मेडिसिन से। पहले आपका पैरासीटामॉल जब IPR था तो उस समय आपका बिकता था 1000 रुपये में, अब उसका 20 साल ख़त्म हो गया तो बिक रहा है 85 रुपीज़। मगर 85 रुपीज़ में जो बिक रहा है उसमें क्वालिटी मेंटेन्ड है, क्रोसिन का क्वालिटी मेंटेन है, सेम क्वालिटी दे रहा है। मगर उसको आपने कन्वर्ट किया, उसको आपने कॉपी किया, कोशिश किया कि आप जेनेरिक मेडिसिन बनाओ, उसमें तो कोई टेस्टिंग ही नहीं है आपका। तो प्रॉब्लम ये भी है। देखो इसलिए स्टूडेंट कि DGHS जिसने फरमान जारी किया उसको क्या करना चाहिए था, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए था।
डॉक्टर का भी व्यू पॉइंट को बढ़िया समझना चाहिए था। और इक्विवेलेंस, बाई इक्विवेलेंस और स्टेबिलिटी है ना, टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर बना के उसको काम करना चाहिए था उसके ऊपर। सही बात है कि नहीं, बताओ, है ना। इसलिए देखो यहाँ पे कॉन्फिडेंस, अब ऐसा नहीं कि डॉक्टर को फरमान जारी कर दिया, डॉक्टर का भी कॉन्फिडेंस लेना बहुत जरूरी है। अब देखो डॉक्टर को भरोसा नहीं है जेनेरिक मेडिसिन पे, तो डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करेगा? ठीक है, डॉक्टर का लॉबिंग होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट डॉक्टर के बात में भी तो दम है। आर गेटिंग में, समझ रहे हो ना। अब यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेयर कर लो, देखो 1977 में ही यूनाइटेड स्टेट्स ने एक इतना अच्छा व्यवस्था बनाया जहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर टेस्ट होता है, ह्यूमन यानी कि क्लिनिकल ट्रायल होता है, बताओ, और उसके बाद उसको अप्रूव किया जाता है। तो ये व्यवस्था तो ज़्यादा बेटर है, बात समझे। इंडिया को भी इसी तरह का व्यवस्था बनाना चाहिए। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। 192 देखो, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest। ये 5 जून को आया था 2023 में। देखो पूरा शिफ्ट हो रहा है, आखिर I-12 का नाम ही कितना खूबसूरत है, टेक्टोनिक शिफ्ट। मिडिल ईस्ट में कुछ से कुछ हो रहा है। अब जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरब के बीच में कितना खतरनाक नेक्सस था 1970s के बाद। सऊदी अरब, अच्छे सुनो, सऊदी अरब हथियार लेता था उससे, और यूनाइटेड स्टेट्स तेल लेता था उससे, ऑयल लेता था, तो दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन था। और यही टाइम है कि जहाँ पे डॉलर का हेजेमोनी बढ़ा है आस्ते 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 करके। अब देखो जैसे ही डिस्कवरी हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में सेल गैस, तो उसका भी ऑयल का कैपेसिटी बढ़ गया, वर्ल्ड में सेकंड थर्ड में आता है यूनाइटेड स्टेट्स भी। अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का। और दूसरी बात देखो, अफगानिस्तान से निकल गया ना, अब अफगानिस्तान को इतना गंदा स्थिति में रख के यदि US हट सकता है, तो मिडल ईस्ट क्या चीज़ है उसके लिए? मिडल ईस्ट क्या है उसके लिए? तो इसलिए मिडल ईस्ट में जो कंट्री है उसी के साथ कोऑपरेट करने में फ़ायदा है इन लोग को, इसलिए वहाँ पे बहुत शिफ्ट हो रहा है। आज चाइना देखो, जहाँ जहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स निकलेगा वहाँ चाइना जाएगा वैक्यूम को भरने के लिए। दैट इज चेंजिंग डायनामिक्स, और इसका असर इंडिया पर पड़ेगा। यदि चाइना जितना एक्टिव होगा इंडिया को उतना नुकसान होगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखो, और सरप्राइजिंगली देखो ईरान ने क्या बोला कि हम न्यू नेवल अलायंस बनाने वाले हैं, घोषणा कर दिया। अब पता है इसमें कौन कौन है? उसमें बोला कि सऊदी अरब है उसका सबसे कट्टर दुश्मन, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान को ब्रोकरिंग करवाया है चाइना ने, बोला ना कि दोनों को एक टेबल पर ला देंगे। तो इसलिए बोल रहा है कि हम एक नया अलायंस बनाने वाले, नेवल अलायंस, जिसमें सऊदी अरब भी रहेंगे और भी 3 गल्फ स्टेट्स रहेंगे, इंडिया भी रहेगा, पाकिस्तान भी रहेगा। बात बताओ, एक तो चाइना होगा इंडिया होगा, पाकिस्तान होगा। मैं इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं बताया गया है। इसका मतलब ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये जियो पोलिटिकल शिफ्ट है मिडल ईस्ट में, पूरा शिफ्ट है। इससे पहले देखो कितना बड़ा शिफ्ट हुआ। इससे पहले इजराइल देखो बहरन के साथ गया अब्राहम अकॉर्ड में, इजराइल तुम्हारा UAE के साथ गया है ना, अब्राहम अकॉर्ड दोनों के साथ हुआ है स्टूडेंट। और उधर सऊदी अरब के साथ भी रिलेशन अच्छा, पर्दे के पीछे काम हुआ है। आप देखो इजराइल जो एक पावर माना जाता है, 3 पावर है ना जी मिडल ईस्ट में, 3 पावर है, सऊदी अरब, ईरान और इजराइल। देख लो सब अपने आप चेंज हो रहा है, सब एक साथ आ रहा है। इसका मतलब उसको नहीं चाहिए, US का मदद नहीं चाहिए। बात समझे ना। यहाँ पे देखो तो अब इंडिया तो कोशिश कर रहा है किसी तरह हम मेंटेन करें, बैलेंस करें। अब इंडिया को मेंटेन करना पड़ेगा सभी चीज़, समझ गए। सॉरी इंडिया बोल रहे, ईरान कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है? ईरान कोशिश कर रहा है मेंटेन करने का। अब देखो तुम लोग को ये भी पता होगा कि सीरिया, जिसको अरब लीग से निकाल दिया गया था, अभी सीरिया में फिर शांति बहाल हो गया ना, तो फिर उसको अरब लीग में डाल दिया गया। उसको अरब लीग में डालने का मतलब क्या है कि रीजनल पावर सब और स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। अब देखो यमन जानते हो ना, यमन का कैपिटल सना, जहाँ पे सिविल वॉर बहुत लंबा चला है। अब तुम समझो हौदी रेबल्स है वहाँ पे, बढ़िया समझो इस बात को, हौदी रेबल। अब यमन में भी तुमको सऊदी अरब और ईरान का फाइट दिखेगा उसके अंदर भी। जो वहाँ का सरकार है, यमन का जो सरकार है, जैसा कैपिटल सना है, तो उसका जो सरकार है उसको सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब, और जो रेबल ग्रुप है जिसको हौदी रेबल्स कहते हैं उसको सपोर्ट कर रहा है ईरान। तो दोनों के बीच में बहुत फाइट हुआ, लंबा फाइट हुआ, और अभी ये दोनों कंट्री साथ में आएगा तो ये कंट्री भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये बोला कि आप फाइट नहीं करेंगे, आप साथ में आएंगे, ठीक है। तो ये भी असर। अब दूसरा देखो वही ईरान और सऊदी अरब फाइनली बोले कि चलो ठीक है अब वार ख़त्म करेंगे, वही यमन में या फिर दूसरी जगह पे कहीं पे एक्टिव है। देखो सीरिया में भी तो यही हुआ, सीरिया में एक तरफ सऊदी अरब था, एक तरफ ईरान था, अलग अलग पावर। एक तो ऐसे ही ये लोग शिया और सुन्नी को लेकर हर समय फाइट होता है, जानते हो तुम लोग,
ठीक है। तो अब देखो ये कोशिश क्या कर रहा है, बोथ ईरान एंड सऊदी अरब कोशिश कर रहे हैं नया ऑप्शन की तरफ जाए, अपना रीजनल इक्वेशन खुद ही हम लोग बैलेंस करें। हाँ, यूएसए देखो, यूएसए तो अब मिडिल ईस्ट से हट ही रहा है, अफगानिस्तान से भी हटा दे। अब यूनाइटेड स्टेट्स आपको सोल्यूशन नहीं देने वाला है यहाँ पे, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रम्प देखो, न्यूक्लियर डील हुआ था ना, स्टूडेंट याद है ईरान को लेकर न्यूक्लियर डील हुआ था, ट्रम्प बुर्बक ट्रम्प निकल गया था ना, और जो बाइडेन अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि ईरान को ऐसे अब अलग थलग कर, ऐसे भी ईरान को रख दिया गया ना ब्लैक लिस्ट में FATF का, तो फिर तो ईरान भी चाहेगा कि हम भी राइज करें। यहाँ पे देखो, ये तुमको फिगर में दिखाया गया बस समझने के लिए। पर्शियन गल्फ के आसपास कंट्री देख लो, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतार, अरब है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और तुम्हारा सऊदी अरब, ये सब तुम्हारा बहरीन गल्फ का आसपास का कंट्री है। और इस तरफ तुम्हारा कौन सा होगा कंट्री, इस तरफ ओमान होगा, ओमान देख रहे हो, गल्फ ऑफ ओमान के नीचे जो कंट्री है। अब देखो, अब यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि अलायंस ऑफ डेमोक्रेसी क्रिएट करने का। अब अलायंस ऑफ डेमोक्रेसी का बात करेगा तो ये जितने भी तुम मिडिल ईस्ट में देखते हो कहीं डेमोक्रेसी है यहाँ पे, इजराइल छोड़ के, इजराइल तो उधर है, सब तुम्हारा डिक्टेटर है, सब तुम्हारा वो लोग हैं। हाँ, किंग मोहम्मद है ना, सलमान मोहम्मद, ये ऐसे लोग सब है यहाँ पे। जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स का वहाँ पे बोला है कि हम डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहेंगे, तो इसका तो हाथ पैर फूल जाएगा ये लोग का, इसलिए ये साथ में आ रहे हैं ताकि यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज किया जा सके। तो वही बोल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रण है कि हम अलायंस ऑफ डेमोक्रेसी क्रिएट करेंगे, इसलिए ये लोग डर रहा है। और चाइना देखो, चाइना तो बढ़िया से कर ही रहा है इकोनॉमिक पार्टनरशिप। चाइना को तो चाहिए कि हम किसी तरह हम फैले, हाँ, हम जो भी वैक्यूम क्रिएट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, वहाँ पे हम भर दे उस चीज़ को। और देखो, इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है, जितना चाइना आगे बढ़ेगा इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है। क्यों बैड न्यूज़ है? इंडिया अभी भी एनर्जी और रिमिटेंस, जो फॉरेन रिमिटेंस आता है, जानते हो ना, बाहर से आता है ना, जो FDI का हमारा क्या बोलते हैं, कौन सा इनकम का हिस्सा है, करंट अकाउंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, सेकेंडरी इनकम, बिल्कुल। जो फॉरेन हमारे भाई लोग यहाँ पे बहुत सारे भेजते हैं पैसा। अब यदि, हाँ, इंडियन डायस्पोरा लोग, और यदि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल चेंज हो जाए तो उस पर भी असर पड़ेगा। हमने $100 बिलियन का राशि क्रॉस कर दिया था एज पर वर्ल्ड बैंक, उसमें प्रॉब्लम होगा। तो इंडिया को भी अपना जो प्लेटफॉर्म है I2U2, जानते हो ना, I2U2 मतलब क्या होता है, इंडिया इजराइल, U2 मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और अरब UAE, ऐसे एसोसिएशन को ना हाथ में रखना चाहिए, अदरवाइज चाइना बाजी मार लेगा यहाँ पे भी। तो देख रहे हो इंडिया को कैसे असर पड़ेगा इस चीज़ का। दैट्स इट।